लास्ट लेक्चर जो कि फॉर्मेट के हवाले से हमारा 10th लेक्चर था, लास्ट लेक्चर जो कि फॉर्मेट के हवाले से हमारा 10th लेक्चर था, जिसमें हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 स्टार्ट किया हुआ था। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी सेक्शन 15 के हवाले से प्रीवियस लेक्चर तक हमने ये डिस्कस किया कि कौन सी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है जो टैक्सेबल होती है। तो हमने डिस्कस किया कि जी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का मतलब है जो रेंटल इनकम है, जो आपको प्रॉपर्टी का रेंट मिलता है ना, दैट इज इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। रेंटल इनकम के साथ जो आप एडवांस वसूल करते हैं, अनएडजस्टेबल एडवांस रिसीव करते हैं, उसका 1/10 पोर्शन, उसका 1/10 हिस्सा भी प्रॉपर्टी इनकम में, रेंटल इनकम में ऐड होता है और वो टैक्सेबल होता है। थर्डली हमने डिस्कस किया कि वो जो टोकन मनी फॉरफिटेड होती है, जब आप प्रॉपर्टी बेचने का एग्रीमेंट कर लें और आपको टोकन मनी मिल जाए और बेचने वाला अपनी बात से डिसएग्री कर दे, अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रीच कर दे, तोड़ दे, तो वो जो आपको टोकन मनी फॉरफिटेड आप करते हैं वो भी आपकी इनकम है। उसके बाद बर्डन ऑफ लैंडलॉर्ड, एक्सपेंसेस ऑफ लैंडलॉर्ड पेड बाय टेनेंट, प्रॉपर्टी का मालिक है, उसके एक्सपेंसेस हैं, उसके बर्डन्स हैं, वो बियर किए हैं टेनेंट ने, किरायादार ने। तो जब हम लैंडलॉर्ड की बुक्स में एंट्रीज करेंगे, लैंडलॉर्ड की बुक में टैक्स कैलकुलेट करेंगे, तो हम उसे टैक्सेबल कहेंगे उस इनकम को। और पांचवी और आखिरी चीज़ थी साइनिंग अमाउंट रिसीव, विच इज़ नॉन रिफंडेबल, नॉन एडजस्टेबल, वो भी फुली टैक्सेबल है। तो मैंने बताया फिर रेंट चार्जेबल टू टैक्स आएगा, रेंट चार्जेबल टू टैक्स में से माइनस करेंगे लॉस फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 2 कि करंट ईयर में अगर आपकी कोई और प्रॉपर्टी होगी उसका जो लॉस होगा, करंट ईयर में अगर आपकी कोई और प्रॉपर्टी होगी उसका जो लॉस होगा वो लेस कर देंगे करंट ईयर की प्रॉपर्टी इनकम में से। आज हमने इसके हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ नोट्स पढ़ने हैं प्रॉपर्टी इनकम के हवाले से। देखिए बच्चे बात सुने जरा ध्यान से, शाबाश। प्रॉपर्टी के हवाले से ना जो लैंडलॉर्ड होता है, जो ओनर होता है, उसके कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। आज से 2 साल पहले तक जब टैक्स 2018 में पढ़ाया जाता था ना बच्चों को, तब ये सारे एक्सपेंसेस आपकी प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस होते थे। वो सारे एक्सपेंसेस जो कि प्रॉपर्टी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। सबसे पहले रिपेयर चार्जेस, कि ऑनर जो है ना जी वो प्रॉपर्टी को रिपेयर करवाता है एनुअली या सेमी एनुअली। फिर उसने रेंट इकट्ठा करने के लिए मुलाजमीन रखे हुए हैं या कोई बैंक को ड्यूटी दी हुई है, रेंट कलेक्शन के चार्जेस होते हैं। फिर वाटर चार्जेस हैं, वाइट वॉश चार्जेस हैं, प्रॉपर्टी टैक्स है, लीगल चार्जेस हैं, प्रॉपर्टी के से रिलेटेड इंश्योरेंस है, मतलब उस प्रॉपर्टी के साथ लिंक्ड कई एक्सपेंसेस होते हैं। 2018 से पहले ये सारे एक्सपेंसेस प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस किए जाते थे। 2018 से पहले ये सारे प्रॉपर्टी के हवाले से जो एक्सपेंसेस होते हैं ये प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस किए जाते थे और नेट प्रॉपर्टी इनकम निकाली जाती थी। अब ये मैं एक्सपेंसेस की लिस्ट लिखने लगा हूँ। अब ये एक्सपेंसेस अगर क्वेश्चन में गिवन भी होंगे ना, तो सैलरीड पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए इन एक्सपेंसेस को डिडक्ट करना अब अलाउड नहीं है। इन एक्सपेंसेस को प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस करना अब अलाउड। क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल पेपर में आएगा या प्रॉब्लम जो हम बुक में करेंगे उसमें आप देखिएगा कि ये आपको गिवन है, आपको एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, लेकिन मैंने क्या बताया, उन एक्सपेंसेस को अब हमने, लेकिन पता होना चाहिए कि ये वो एक्सपेंसेस हैं जो अगर क्वेश्चन में गिवन होंगे ना प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो हमने उनको डिडक्ट, उनको माइनस नहीं करना। हालांकि वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं, प्रॉपर्टी इनकम जो हमें मिलती है ना उसमें से हम वो खर्चे करते हैं, लेकिन टैक्स ने ये गुंजाइश ख़त्म कर दी है इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन के लिए और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए। कंपनी अभी भी करती हैं, कंपनियों को अभी भी इजाज़त है। वो कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं वो मैं लिखने लगा वाइट बोर्ड पर। फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड, फॉलोइंग एक्सपेंसेस आर नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड
नॉट अलाउड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम RCT, जैसे मैंने कल बताया था रेंट चार्जेबल टू टैक्स में से अलाउड नहीं है फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स एंड AOPs। ये नीचे दिए गए एक्सपेंसेस आपको माइनस करने की इजाज़त नहीं है, ना ही सैलरीड इंडिविजुअल को माइनस करने की इजाज़त है और ना ही एसोसिएशन ऑफ पर्सन को माइनस करने की इजाज़त है। वो है जी नंबर 1 रिपेयर चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रॉपर्टी, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ प्रॉपर्टी, रेंट कलेक्शन चार्जेस, ये सारे वो एक्सपेंसेस मैं बता रहा हूँ जो आपके न्यूमेरिकल में बार बार आ रहे हैं वर्ड्स, वही वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं जी। रेट्स एंड टैक्सेस रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, शेयर ऑफ रेंट पे टू द हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन, ग्राउंड रेंट, if property is on lease, interest on loan, interest on loan borrowed for property, एट्थ है बेटा लीगल चार्जेस, लीगल फी टू डिफेंड टाइटल, लीगल चार्जेस, लीगल फी टू डिफेंड टाइटल, कानूनी मुकदमा कोई प्रॉपर्टी पर हो गया है, उसको डिफेंड करने के लिए आपने लीगल फ़ी पे की है। पेमेंट टू द लॉयर, फॉर ड्राफ्टिंग द रेंट एग्रीमेंट, पेमेंट टू द लॉयर फॉर ड्राफ्टिंग द रेंट एग्रीमेंट, टेंथ है बेटा रेंट इररिकवरेबल, ये वो खर्चे हैं, ये जो नुकसानात हैं जो प्रॉपर्टी से जिनका ताल्लुक़ है, जिनका ताल्लुक़ प्रॉपर्टी के साथ है लेकिन इनका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, इनको माइनस नहीं किया जाएगा, इनको इग्नोर कर दिया जाएगा। लॉयर फ़ी, फॉर सूट टू रिकवर रेंट, मुकदमा किया है जी रेंट इकट्ठा करने के लिए आपने, तो लॉयर को फीस देनी पड़ी है आपको। ये बेटा वो एक्सपेंसेस हैं, ये वो एक्सपेंसेस हैं, चलें ये भी वाटर चार्जेस पेड भी लिख लें। वाइट वॉश चार्जेस, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो कि क्वेश्चन में गिवन भी अगर होंगे तो ये प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस नहीं होंगे। ये फर्स्ट नोट था बेटा,
पहला नोट था, सेकंड नोट, सेकंड नोट, ये फर्स्ट नोट था जिसमें ये सारी सिर्फ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, वो एक्सपेंसेस हैं सारे जो प्रॉपर्टी इनकम में से माइनस नहीं होंगे। सेकंड नोट देखें जी क्या है, इफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नेट is given, which means expenses related to property are already deducted, then for tax purpose all expenses should be added back इस पॉइंट को समझिएगा, सिर्फ नोट नहीं कीजिएगा। मैंने अभी बताया आपको, पहले बात समझने जरा ध्यान से, मैंने अभी आपको बताया कि इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैलकुलेट करते वक्त अगर ये सारे एक्सपेंसेस गिवन होंगे ना, तो इन एक्सपेंसेस को आपने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस नहीं करना, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से माइनस नहीं करना। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ग्रॉस लिखनी है, ग्रॉस मतलब जिसमें से कोई एक्सपेंस माइनस ना हुआ हो, ना इंडिविजुअल ने ऐसा करना है ना एसोसिएशन है, उन्होंने एक्सपेंस माइनस करने की उनको इजाज़त नहीं है। लेकिन अगर ये देखिएगा ज़रा ध्यान से जो मैं बता रहा हूँ, इफ़ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नेट इज़ गिवन, अगर क्वेश्चन में आपको वो खुद दे देता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नेट, नेट का मतलब है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से एक्सपेंसेस माइनस करके दे देता है, तो आपको क्या करना है, आपको which means net का मतलब है which means expenses related to property are already deducted, वो पहले से ही डिडक्ट कर लिए गए हैं। आपने क्या करना है, then for tax purposes all expenses should be added back, जो जो एक्सपेंस माइनस हुए होंगे ना उन्हें वापस ऐड करना पड़ेगा ताकि रकम दोबारा कौन सी आ जाए, ग्रॉस वाली, एक्सपेंसेस माइनस होने से पहले वाली। अगर उसने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एक्सपेंसेस माइनस करके दी हुई तो हम उन एक्सपेंसेस को वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे ताकि वही ग्रॉस अमाउंट आ जाए, क्योंकि एक्सपेंसेस की डिडक्शन इंडिविजुअल सैलरीड पर्सन के लिए और एसोसिएशन ऑफ पर्सन के लिए अलाउड नहीं है। फर्स्ट नोट ये है, फर्स्ट नोट ये है जी कि एक्सपेंसेस ये वाले अगर गिवन भी होंगे उनको माइनस नहीं करेंगे। सेकंड नोट प्रॉपर्टी के हवाले से ये अगर माइनस करके दिए हुए तो उनकी कोई ट्रीटमेंट, सॉरी उनको आपने क्या करना है, वापस ऐड कर देना है। तीसरा नोट, लॉस ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, अगर करंट ईयर में आपकी दो प्रॉपर्टीज हुई, अगर करंट ईयर में बेटा दो प्रॉपर्टीज हुई, एक प्रॉपर्टी में से इनकम हो जाए, दूसरी प्रॉपर्टी में से लॉस हो जाए, तो एक प्रॉपर्टी की इनकम में से दूसरी प्रॉपर्टी की का लॉस क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मैंने बताया भी था, कल के लेक्चर में सिखाया भी आपको, लेक्चर नंबर 10 आप वॉच कर सकते हैं। हमने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से लॉस फ्रॉम इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी नंबर 2 से को माइनस किया। लेकिन अगर पिछले साल का प्रॉपर्टी का लॉस हो, क्या हो, लॉस ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फ्रॉम प्रीवियस ईयर, पिछले साल की प्रॉपर्टी इनकम का प्रॉपर्टी के में से लॉस हुआ हो, आप उसको इस साल एडजस्ट नहीं कर सकते। लॉस ऑफ इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फ्रॉम प्रीवियस ईयर हैज़ नो ट्रीटमेंट
करंट ईयर के लॉस की तो ट्रीटमेंट है, प्रीवियस ईयर के लॉस की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। प्रॉपर्टी की हर किसी की बात नहीं मैं कर रहा। बिजनेस का लॉस अगर पिछले साल का भी हुआ ना तो एडजस्ट हो जाएगा। अगर पिछले साल आपको बिजनेस में से लॉस हो गया ना, इस साल प्रॉफिट हो गया है, तो टैक्स का कानून आपको इजाज़त देता है कि करंट ईयर के बिजनेस के प्रॉफिट में से पिछले साल का लॉस क्या कर लें, माइनस कर लें, जो बकाया नफ़ा बचे, प्रॉफिट बचे, उस पर टैक्स दें। लेकिन प्रॉपर्टी की सूरत में ये सहूलत नहीं है, पिछले साल का लॉस एडजस्ट करने की सहूलत नहीं है। नो ट्रीटमेंट ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने बताया था कि ये इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का मतलब प्रॉपर्टी को ख़रीद या बेच कर जो नफ़ा या नुकसान हुआ उसकी ट्रीटमेंट नहीं है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, रेंटल इनकम। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, रेंटल इनकम। तो अगर किसी प्रॉपर्टी को बेचकर नुकसान हुआ होगा ना, तो वो यहाँ पर इसको ट्रीट नहीं करना, उसकी यहाँ पर कोई ट्रीटमेंट नहीं होगी। मैंने आपको अनएडजस्टेबल एडवांस की ट्रीटमेंट बताई थी, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको अनएडजस्टेबल एडवांस की ट्रीटमेंट बताई थी। क्या बताया था कि अगर आपने प्रॉपर्टी किसी को किराए पर दी हुई है और उससे क्या लिया हुआ है, एडवांस लिया हुआ है, दैट इज़ कॉल्ड अनएडजस्टेबल एडवांस। अनएडजस्टेबल एडवांस अगर किसी से लिया हुआ है, अनएडजस्टेबल एडवांस लिया हुआ है, तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है, 1/10 लेना है, 1/10 लेना है, और वो टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर आपने एडजस्टेबल एडवांस लिया हुआ है, अनएडजस्टेबल का मतलब भी मैंने बताया था कि अनएडजस्टेबल का मतलब है जो प्रॉपर्टी के साथ कटेगा नहीं, किराए में से नहीं कटेगा, जो जब प्रॉपर्टी खाली करेगा ना टेनेंट, तो आपने उसे वापस करना होगा, दैट इज कॉल्ड अनएडजस्टेबल। अगर एडजस्टेबल एडवांस मिल रहा हो, नो ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टेबल एडवांस, ऐसा एडवांस जो किराए में से कट जाना है, ऐसा एडवांस जो भाई वो तो मालिक के पास रहेगा ही नहीं, वो तो किराए में से कटता जाएगा, उसको वो कहीं इन्वेस्ट भी नहीं कर सकता, तो नो ट्रीटमेंट ऑफ एडजस्टेबल एडवांस रिसीव्ड। If property is let out to the new tenant, and refund the advance of old tenant before 10 years, इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है, और ये इस बार मैंने स्टडी किया है, कुछ 4-5 न्यूमेरिकल में उसने पूछा हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ, उसको देखकर ऐसा लगता है कि इस बार 100% ये वाली एडजस्टमेंट पेपर में आ जानी है। पहले ना पिछले सालों में 20-25 न्यूमेरिकल में ना सिर्फ 1 या 2 में दिया जाता था, लेकिन इस बार ना तकरीबन 5 से 6 न्यूमेरिकल उसमें ये वाली एडजस्टमेंट दी हुई है। इसका मतलब इसके आने के चांसेस इस बार बहुत ज़्यादा हैं, और वैसे भी आने के चांसेस इस हवाले से भी ज़्यादा है कि ये रेगुलर सी ट्रीटमेंट है, रेगुलर सी ट्रीटमेंट है। सब लोगों का फोकस होगा तो मैंने ही समझाना है। ये अनएडजस्टेबल एडवांस,
अनएडजस्टेबल एडवांस का कॉन्सेप्ट भला क्या है कि आप एडवांस लेते हैं, मैंने प्रॉपर्टी किराए पर दी, किसी से एडवांस ले लिया। टैक्स का कानून ये कहता है वो एडवांस आपके पास रहना है, आप उस एडवांस को यूज़ कर सकते हैं, उस एडवांस से मुनाफा कमा सकते हैं, उस एडवांस को कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, उस एडवांस को बैंक में रखवा सकते हैं, वहाँ से फ़ायदा ले सकते हैं। इस वजह से वो कहता है वो जो एडवांस आपको मिला होता है ना, टैक्स का कानून कहता है उसका 1/10 हिस्सा क्या करें, 10वां हिस्सा, पहले साल 10वां हिस्सा, दूसरे साल फिर 10वां हिस्सा, तीसरे साल फिर 10वां हिस्सा, चौथे साल 10 साल तक आपने उस एडवांस को टैक्सेबल करते रहना है, बाय पार्ट्स, इकट्ठा नहीं करना ना। समझ रहे हैं बात? 1/10 का मतलब क्या हुआ? इस तरह बोल, कोई समझ नहीं आनी, सोई सूरतें ना बने, ध्यान रखें शाबाश। 1/10 ही समझ, 10वां हिस्सा टैक्सेबल कर दिया, 10 साल तक चार्ज हो जाएगा, पूरा हो गया। एक प्रॉपर्टी की लाइफ में उसका एडवांस, भाई मेरे पास एक मकान 50 साल से है, तो क्या 50 साल उसका एडवांस टैक्सेबल होता रहेगा? नहीं, प्रॉपर्टी के पहले 10 साल बस। 11वें साल से बेशक आपने एडवांस लिया हो, किसी से ना लिया हो, टैक्सेबल नहीं होगा। प्रॉपर्टी की लाइफ के 10 साल ही टैक्सेबल होना है। मैंने अभी नया नया मकान लिया 2-3 साल पहले, उसको किराए पर दे दिया, पहले साल मैंने एडवांस लिया, दूसरे साल भी उसी एडवांस का 10वां हिस्सा टैक्सेबल किया, तीसरे साल भी उसी एडवांस का 3 दफ़ा टैक्सेबल कर चुका हूँ, 7 दफ़ा बाकी है। 3 साल बाद मैंने पुराने किराएदार ने कहा जी मैंने छोड़ के जाना है, पुराने किराएदार को निकाल दिया, नए किराएदार को रख लिया। पुराने से एडवांस लिया हुआ था 1 लाख, नए को कहा भाई तुम 10 लाख, तुम 1.5 लाख एडवांस दो। पुराने किराएदार से कितना एडवांस लिया हुआ था? 1 लाख। नए को कितना कहा? 1.5 लाख दो। अब उसने 1.5 लाख दे दिया, अब क्या टैक्सेबल होगा और कितने साल मजीद होगा? 7 साल होगा। ये देखें जरा ध्यान से अब। इफ प्रॉपर्टी इज लेट आउट टू द न्यू टेनेंट एंड रीफंड द एडवांस ऑफ ओल्ड टेनेंट बिफोर 10 ईयर, 10 साल से पहले। मैंने अभी आपको मिसाल में बताया 3 साल। ये देखिएगा जरा ध्यान से, आपने लेना है 1/10 किसका भला? न्यू एडवांस का। लेकिन न्यू एडवांस तो है 1.5 लाख, 1.5 लाख का 10% लेंगे तो कितना आएगा? 15,000। क्या 15,000 10 साल चार्ज करेंगे? करना क्या है? नहीं, इसमें से पोर्शन ऑफ ओल्ड एडवांस ऑलरेडी टैक्स्ड, ओल्ड एडवांस का वो पोर्शन माइनस कर दें जो ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका हुआ है। ये देखिएगा जरा, क्योंकि कानून 10 साल का है। कानून कितनी देर का है? 10 साल। 10 साल ही करना है, लेकिन 15 की बजाय कम कर लेंगे, उतना पोर्शन माइनस कर लेंगे जो टैक्सेबल हो चुका हुआ है, जैसे जैसे नया टेनेंट आता जाएगा। ये देखिएगा जरा, नया टेनेंट से आपने 1.5 लाख एडवांस लिया, पुराने से कितना लिया हुआ था? 1 लाख का 10वां हिस्सा, इस तरह कर लें। 1 लाख का 10वां हिस्सा कितने साल टैक्सेबल हुआ? 3 साल टैक्सेबल रहा, 3 साल टैक्सेबल रहा। कितना बन गया देखें जरा ध्यान से, 1,50,000। देखिएगा जरा ध्यान से बेटा, 1 लाख का 10वां हिस्सा कितना आता है? 10,000। 10,000 को 3 से जरा दे दें, 10,000 पहले साल, 10,000 दूसरे साल, 10,000 तीसरे साल। 3 साल पुराने किराएदार के पास जगह रही है, 10,000 करके 30,000 हम उस पर टैक्सेबल कर चुके हैं। अब जब 1/10 लेना है तो 1.5 लाख में से जो पुराना 3 सालों का एडवांस टैक्सेबल हो चुका हुआ है ना 30,000, उसको माइनस कर देना है, बाकी बचेगा 1,20,000।
उसका लेंगे 10%, वो आएगा 12,000। ये 12,000 10 साल मजीद चार्ज होगा। हम कौन सा 15,000 चार्ज कर रहे हैं? 15,000 तो ना चार्ज करें। 15,000 10 साल करते तो आप कहते सर ये 15,000 आपने 10 साल फिर कर दिए। हम अब कर रहे हैं 12,000। आप 12,000 को जरा सात, आप कह रहे थे क्या होना चाहिए? 15,000 होना चाहिए। कितने साल होना चाहिए? 15,000 को जरा 7 से जरा दें, कितना आता है? आप कह रहे हैं ना 15,000 होना चाहिए, और कितनी देर होना चाहिए? 1 लाख। मैं क्या कह रहा हूँ? 12,000 होगा 10 साल, 1,20,000। क्यों भला? एडवांस भी तो 1.5 लाख लिया हुआ है ना। 1.5 लाख की बजाय 1.5 लाख की बजाय कितना टैक्सेबल हो रहा है? 1,20,000। 1.5 लाख टैक्सेबल नहीं कर रहे हम। 12,000 10 साल होगा तो कितना चार्ज होगा? हालांकि एडवांस कितना लिया हुआ मैंने? 1.5 लाख। 1.5 लाख एडवांस लिया हुआ है, 1.5 लाख टैक्सेबल होना चाहिए था। हम कितना चार्ज कर रहे हैं? मैं कह रहा हूँ 12,000 को 10 साल अब चार्ज करें तो 1,20,000 बन जाएगा, क्योंकि 30,000 ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका हुआ है। 30,000 ऑलरेडी टैक्सेबल हो चुका हुआ है। अब जो 12,000 आएगा ये 10 साल चार्ज होगा। 15,000 से अगर 7 साल करें तो ना, एक यहाँ पे गलती क्या है बोला? 1.5 लाख एडवांस लिया हुआ है ना। 1.5 लाख का 10वां हिस्सा कितना बनता है? 15,000। 15,000 को 10 साल मतलब 1.5 लाख पूरा कर, 1.5 लाख पूरा चार्जेबल होना चाहिए। 10वें हिस्से का मतलब क्या बोला? 10 सालों में पूरा 1.5 लाख करना है। फिर आ गया, फिर ऐसे करेंगे, फिर उसको भूल जाएंगे, पुराने एडवांस को भूल जाएंगे। आप 1.5 लाख की बुनियाद पे कैलकुलेशन करनी है। ये 12,000 जितने साल चार्ज हो चुका है ना उसको लेना है। अगर 1 साल बाद ही आ जाता है, इधर इनकी बात भी सुन लेते हैं, अगर 1 साल बाद ही नया टेनेंट फिर आ जाता है फिर देख लें। पुराने को भूल जाए, पुराने से 1 लाख लिया हुआ था, इस टेनेंट को आपने दिया हुआ था किराए पर, 1 साल बाद ही नया टेनेंट आ गया, उसने हमें 2 लाख किराया दे दिया, तो आप क्या करना है? 1/10 लेना है। किसका? 2 लाख का। पोर्शन ऑफ ओल्ड एडवांस ऑलरेडी टैक्स्ड। ओल्ड एडवांस कितना हिस्सा टैक्सेबल हो चुका हुआ है? 12,000 1 साल। आपने खुद ही कहा ना 1 साल बाद। तो 1,10,000 में से 1/10 है, 2 लाख में से 12,000 उसका पोर्शन टैक्सेबल हो चुका है, माइनस कर दें, 1,88,000 आएगा। बेटा उसको भूल जाएंगे। एडवांस भी तो अब 2 लाख लिया हुआ है कि नहीं? एडवांस भी तो 2 लाख, एडवांस भी तो 2 लाख लिया हुआ है कि नहीं? 2 लाख के हिसाब से 2 लाख पूरा करना चाहिए ना आपको। तो कुछ पुराना 30 मिल जाएगा, कुछ 12 ये मिल जाएगा, कुछ 18 यहाँ शामिल हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा 2 लाख। 2 लाख पर टैक्स लगना चाहिए, तो ये 18,800 रुपया टैक्सेबल होगा। और अगर वो 2 साल रहता तो हम इसे किससे मल्टीप्लाई कर देते? 2 से। अगर वो 4 साल रहकर छोड़ता तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते। तो न्यू एडवांस में से पुराने एडवांस का वो हिस्सा जो ऑलरेडी जितने साल टैक्सेबल हो गया वो माइनस कर दें, और जो रिमेनिंग अमाउंट बचे उसका 1/10 ले लें। यहाँ पर आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी यहाँ पर ये न्यूमेरिकल के पोर्शन से कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में सैटरडे को इससे रिलेटेड जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम चले जाएंगे किस पर? इनकम फ्रॉम बिजनेस पर। 1 मिनट, चल ठीक है करें।